पेश किया है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? हाँ, निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार का जो पहला बजट है और हमने जो सोचा था जिस प्रकार का लगातार पिछले 3 महीनों से सुक्खू जी के मुख से हम जो व्यवस्था परिवर्तन की बातें सुन रहे हैं, लेकिन आज जिस प्रकार का बजट उन्होंने पेश किया है, निश्चित तौर से हिमाचल प्रदेश का नौजवान, हिमाचल प्रदेश का किसान, हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, भाई बहन, महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग, सबको फ्रस्ट्रेशन हुई है। हर किसी ने ये सोचा था कि बजट के माध्यम से कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन आपने ये देखा होगा कि जो स्कीमें जिनके नाम लिए गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की और आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के समय में चलाई गई स्कीमें हैं, केवल और केवल उनके नाम बदले गए हैं। और दुर्भाग्यवश बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जो आम जनहित के लिए, आम जनमानस के लिए अच्छी थी, चाहे वो हेल्थ के साथ जुड़ी हुई थी, चाहे वो नौजवानों के साथ जुड़ी हुई थी। उन सारी स्कीमों के बारे में जो पूरे का पूरा जो बजट है वो साइलेंट है। और जहाँ जहाँ कहीं ये बात कही गई है कि हम ग्रीन एनर्जी के ऊपर बात कही गई है, इलेक्ट्रिकल बसेस के ऊपर बात कही गई है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में बोला गया है, तो मैं तो ये कहूँगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जो चीज़ें दी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सब्सिडी दे रही है, उन्हीं सब्सिडियों की बात उन्होंने अपने बजट में की है। तो मैं तो ये केवल यही कहूँगा कि सोचा कुछ था और देखने को कुछ मिला है, और इस बजट से वास्तविक रूप से निराशा मिली है। फिर पूर्व में आपके पास परिवहन का महकमा भी रहा है, जो 1500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की बात कर रही है सरकार, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने भी आरोप लगाए हैं कि जो 300 बसें थी इसकी पूरी प्रक्रिया हमने कर दी थी, वो बसें भी अभी तक नहीं आई है। देखिए, करनी, कथनी और करनी में बहुत लंबा अंतर नजर आ रहा है। आप इलेक्ट्रिकल बसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक हिमाचल प्रदेश में खड़ा नहीं कर पाएंगे, आप इलेक्ट्रिकल बसेस को कैसे चलाएंगे? आज हिमाचल प्रदेश में बहुत कम स्थानों के ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन हैं। शिमला हो गया, मंडी हो गया, बिलासपुर हो गया, धर्मशाला हो गया। आप कह रहे हैं हम पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रिकल बसेस चलाएंगे? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में कम से कम 5 साल लग जाएंगे। इसलिए डीजल वाली बस आप लेके ना हो, इलेक्ट्रिकल बसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा ना हो, तो आप बताइए प्रदेश किस तरफ जाएगा? और जहां तक आप वो 350 बसों की बात आप बोल रहे हैं, उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब इसके पीछे मंशा क्या है, क्यों उसको रोका जा रहा है, हम इसके पीछे लगे हैं। अगर कुछ पता लगेगा तो आपके साथ भी साझा करेंगे। सर, संसाधन जुटाए जाएंगे, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने बार बार कहा है कि संसाधन जुटाए जाएंगे, जिसको लेकर कई योजनाएं उन्होंने बताई हैं। किस तरह से आप इसको देखते हैं? सबसे बड़ी बात जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ जुड़ी हुई है, आपने पूरे देश के अंदर शराब की नीतियों में जब जब भी इस प्रकार के बड़े बदलाव आए हैं, उसके परिणाम क्या आए हैं वो आपने देखे हैं। उसी का एक नमूना आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा। बड़े लोगों को संरक्षण दिया गया है और जो छोटा व्यापारी है उसको मार दिया गया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बताया जा रहा है कि इतने % इंक्रीज है, जिस दिन वो सरकार के खजाने में आएगी उस दिन लगेगा कि सरकार ने ये काम किया है। और ये जो प्रश्न आप कर रहे हैं कि संसाधनों को, अच्छी बात है, संसाधन होने चाहिए, लेकिन एक तरफ तो आप संसाधनों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो लिमिट में बढ़ने वाले कैबिनेट के लोग हैं उससे तिगने लोग, दुगने लोग आपने बना दिए। आपने अपने खर्चों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की। आप ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल बसेस की बात कर रहे हो, पैसा आपके पास है नहीं। ऑर्डिनरी बस 35 लाख में आती है तो वो 1 करोड़ में आती है, चाहे 1 करोड़ से ज्यादा में आती है, कहां से आप लेके आएंगे? इन सारी बातों के बारे में जब बजट भी साइलेंट है और सरकार भी साइलेंट है। सिर्फ कांग्रेस की जो गारंटियां हैं, जो चुनाव में इसको बड़ा कह सकते हैं विपन था चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के, वो गारंटियां का कोई जिक्र हुआ क्या? निश्चित तौर से कोई गारंटी का जिक्र नहीं हुआ। आज महिलाओं के लिए सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन का दिन है, क्या बोला गया था और क्या किया गया है। इसलिए गारंटियों के बारे में जो सरकार बिल्कुल चुप है, और ये केवल और केवल हिमाचल प्रदेश की जनता को चुनाव जीतने के लिए गुमराह किया गया था। एक मिनट, आप इसमें मेडिकल के साथ जुड़ी बात जरा इनसे पूछिए, इनको ज्यादा पता। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बनाने की बात की है, पैट स्कैन जैसी मशीनों की बात की है, और भी ढेरों तमाम रोबोटिक सर्जरी। आप एक खुद डॉक्टर रहे हैं, आप बड़े इंस्टीट्यूशन को आपने हेल्प भी किया, आप कैसे देखते हैं पूरे बजट में हिमाचल प्रदेश में जो हेल्थ रेवोल्यूशन है क्या?
देखिए, सबसे पहले तो जो बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो मेडिकल कॉलेज के साथ खोले जाएंगे, तो आपको ये जानकारी होगी कुछ समय पहले जब केंद्र सरकार का ये बजट जारी हुआ था तो केंद्र सरकार की ये घोषणा है कि देश भर में जो भी सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनके साथ एक नर्सिंग कॉलेज भी खोला जाएगा। तो ये तो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया काम है, जिसका श्रेय जो है वो हिमाचल सरकार लेने की कोशिश कर रही है। रही दूसरी बात पेट स्कैन की, देखिए बहुत अच्छी बात है, हिमाचल में पेट स्कैन की सुविधा मिलनी चाहिए, परंतु एक तर्क पे अगर हम बात करें तो हमारे हिमाचल प्रदेश में प्रतिवर्ष एवरेज लगभग 5000 नए कैंसर के मरीज डायग्नोज होते हैं और लगभग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अगर देखा जाए कैंसर पेशेंट का लोड तो वो लगभग 30,000 है। और पेट स्कैन कहना बहुत आसान है, पेट स्कैन को चलाने के लिए कुछ ऐसे केमिकल की जरूरत पड़ती है जिसको तैयार करने के लिए एक अतिरिक्त मशीन की आवश्यकता पड़ती है, साइक्लोट्रॉन की। जो लोग फिजिक्स पढ़े हैं वो इस बात को जानते हैं। तो वो उस केमिकल को हमारे प्रदेश में बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जब 5 जगह पे पेट स्कैन स्थापित किया जाएगा तो उसको चलाने के लिए उस केमिकल को या तो आपको प्रदेश से बाहर से लाना पड़ेगा या तो प्रदेश के भीतर बनाना पड़ेगा। तो उसको प्रदेश के भीतर बनाना है तो ये करोड़ों, 100 करोड़, लगभग 200 करोड़ तक का खर्चा पड़ता है। साइक्लोट्रॉन एक मशीन लगनी पड़ती है। और अगर प्रदेश से बाहर लाते हैं तो उस केमिकल की एक नेचर है कि वो बहुत जल्दी स्वतः खत्म हो जाता है, ऑटो डिके होने लगता है। तो इतने कम समय में 4 से 6 घंटे के भीतर उसको निर्माण होने के स्थान से लेकर इस्तेमाल होने के स्थान पर पहुंचा पाना संभव है या असंभव है, ये आप लोग खुद जानते हैं। हमारा एज ए डॉक्टर, नॉट एज ए पॉलिटिशियन, देखिए हमने पहले भी कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी के एक प्राथमिकता की बैठक में भी कि मैं अपने चिकित्सीय पेशे के अनुभवों के जो भी मुझे अनुभवों से ज्ञान प्राप्त हुआ है उन अनुभवों को प्रदेश हित में, प्रदेश के मरीजों के हित में बिना राजनीति से प्रेरित होकर सरकार के समक्ष पेश करता रहूंगा। तो मेरा एज ए डॉक्टर ये मानना है कि अधिकतम से अधिकतम प्रदेश में केवल 2 पेट स्कैन लगाने की आवश्यकता है। एक पेट स्कैन जो आईजीएमसी में लगे, दूसरा पेट स्कैन जो है वो प्रदेश के निचले हिस्सों में, चाहे वो टांडा में लगे, चाहे मुख्यमंत्री जी अपने जिला क्षेत्र में लगाना चाहें, वो उनका विशेषाधिकार है। परंतु 2 से अधिक पेट स्कैन की हमें जरूरत नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इतने पेशेंट ही नहीं है जिनका इनको लाभ मिलने वाला है, तो इतना पैसा खर्च करने का आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त एक बहुत संवेदनशील, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे प्रदेश में इस बात की कमी है, एक बर्न यूनिट। प्रतिदिन आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके जानने वाले रिश्तेदार मित्र, प्रतिदिन अखबार में भी खबर आती है कि आग से इतने झुलसे, आग से इतने झुलसे। हमें बताते ये बहुत दुख होता है कि हमारे प्रदेश में एक भी डेडिकेटेड बर्न यूनिट नहीं है। पेट स्कैन की बजाय मुझे बर्न यूनिट की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। ये तो वो बात होगी कि भूखे व्यक्ति को हम बोले कि तुम्हें रोटी नहीं देंगे, हम तुम्हें 1 साल बाद पिज्जा खिलाएंगे पर रोटी नहीं खाने देंगे। तो आवश्यकता लोगों को जरूरी चीज़ों की है, बर्न यूनिट की आवश्यकता ज़्यादा है। एक और घोषणा बजट में जो हमने सुनी कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट खोला जाएगा, तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, आईजीएमसी में भी, टांडा में भी। तो कमी कहाँ है? कमी स्टाफ की है, कमी जगह की है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर ये कहते कि हम स्टाफ में बढ़ोतरी करेंगे, जगह में बढ़ोतरी करेंगे, तो हम जरूर इस बात का स्वागत करते हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कह रहे थे कि हमने 500 डॉक्टरों के लिए बिल्कुल 500 डॉक्टर की भर्ती के लिए उन्होंने प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें से लगभग 300 डॉक्टरों को भर्ती कर लिया गया था। उस दिशा में भी बजट में कुछ ऐसा नहीं कहा गया। इसके अतिरिक्त आप सब लोग जानते हैं, प्रदेश सरकार की पूर्व में ठाकुर जयराम जी की जब सरकार रही तो इन्होंने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना हिमकेयर योजना चलाई, उन गरीबों के लिए जो पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। उस योजना के बारे में कोई जिक्र नहीं है। जो गरीब, बेसहारा, लाचार लोग बिस्तरों पर पड़े हैं प्रदेश भर में, जिनको सहारा देने के लिए सहारा नाम से योजना चलाई, उस योजना का कोई जिक्र नहीं है। माननीय
श्री जयराम ठाकुर जी ने पूर्व में मुख्यमंत्री का दायित्व निभाते हुए एक संवेदनशील हिस्से को टच किया था, जिसको कहा गया था मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, जिसमें जो बेसहारा लोग, जो गरीब लोग अस्पताल में जिनके इलाज के लिए पैसे की कमी आती है, उनकी सहायता के लिए अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक या स्थानीय विधायक की रिकमेंडेशन पर लाखों रुपया उन मरीजों पर खर्च किया जाता था। उस बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं है। तो अपने आप में ये बजट दिशाहीन है। आप लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी, आप लोगों के पास ये रिकॉर्ड भी होगा कि जब इनकी चुनावी रैली हुई थी, प्रतिभा सिंह और ये प्रियंका गांधी जी ने जब सोलन में रैली की थी, तो इनकी ये घोषणा थी कि प्रथम कैबिनेट में हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और ओपीएस को लागू करेंगे। उन 10 गारंटियों को आप देखें। मेरा तो आपसे ये आग्रह है सब प्रेस के बंधुओं से कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जिन गारंटियों के सीढ़ियां चढ़कर ये सत्ता पर पहुंचे हैं, उन गारंटियों में इस बजट का क्या उल्लेख है, उस बारे में आप जरूर सवाल करें। रोबोटिक सर्जरी पर जो है वो बात कही गई है, किस तरह से देखिए, रोबोटिक सर्जरी बिल्कुल एक एडवांसमेंट टेक्निक है और जाहिर सी बात है इसका प्रदेश में होना प्रदेश के लिए गौरव की बात होगी। परंतु रोबोटिक सर्जरी को शुरू करना और उस पर हमारे डॉक्टर्स को तैयार करना, ये बहुत लंबा समय लगने वाला है। ये आने वाले 5 से 10 सालों में, जैसे आज आपको ध्यान होगा 1986 में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जब शुरू हुई थी हमारे प्रदेश में, 1996 में शुरू हुई, और अब जाके लगभग 20-22 सालों के बाद हमारे प्रदेश में अधिकतर डॉक्टर जो है वो अब दूरबीन से ऑपरेशन करने में कामयाब, दक्ष हो गए हैं। तो उसी तरह रोबोटिक सर्जरी का सेटअप तैयार करना ये बहुत भारी भरकम महंगा काम है, और सब जगह सेटअप तैयार करना, सब डॉक्टर्स को तैयार करना, तो ये इतना आसान कार्य नहीं है। बजाय इसके 1-2 सेंटर पे रोबोटिक सर्जरी आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करें, और बाकी जगह जो संवेदनशील हिस्से हैं, चाहे वो ट्रॉमा सेंटर की जरूरत है, चाहे वो बर्न यूनिट की जरूरत है, चाहे वो बेसहारा लोगों को इलाज की जरूरत है, उस दिशा में काम करने की ज्यादा आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच।